हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मृदा। तो इसमें जानने वाले हैं कि मृदा होती क्या है, उसके बारे में, कि ये कैसे कैसे बनती है, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें मेन पॉइंट्स ही पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ना है, ताकि आपका टाइम भी सेव हो सके। मृदा सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखकर और उन्हें जल और पोषक तत्वों को आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करती है। यह अनेक जीवों का आवास है। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है। कृषि हम सभी को भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करती है, अतः मृदा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि जो पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक मृदा को प्रदूषित करते हैं। ये मृदा में रहने वाले जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं। इसलिए पॉलीथीन की थैलियों और प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है। अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, रसायन तथा पीड़कनाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों और रसायनों को मृदा में निर्मुक्त करने के लिए उन्हें उपचारित किया जाना चाहिए। पीड़कनाशियों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। तो ये मृदा के बचाव के लिए बताया गया है। अब जो मृदा परिच्छेदिका होती है उसके बारे में जानते हैं, जो उसकी प्रोफाइल होती है कि वो कैसे बनती है। मृदा अनेक परतों की बनी होती है, कि उसमें मृदा जो होती है वो काफ़ी परतों की बनी होती है। जैसे ये ग्लास में दिखाया गया है, सबसे ऊपर ह्यूमस है, ये जो पत्तियां होती हैं, कूड़ा कचरा, ये सारा, और फिर उसके नीचे नल है, जल है, फिर मृतिका आती है, फिर बालू आती है, और फिर जो है ये बजरी, जो ये बजरी है, बजरी का पार्ट आता है। तो ये मृदा का स्ट्रक्चर है जो उसकी परिच्छेदिका कहते हैं। तो इसको हम इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं कि जो पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैलों के चट्टानों पर मृदा जो होती है, पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैलों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। किसी मृदा की प्रकृति उन शैलों पर निर्भर करती है जिससे इसका निर्माण होता है, और यह उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो इनमें उगती हैं। और फिर आगे बताया गया है कि जो मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है, जैसे कि हमने ग्लास में देखा था। और प्रत्येक परत स्पर्श, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। ये परतें संस्तर स्थितियां कहलाती हैं, जो कि यहाँ एक इमेज में दिखाए गए कि देखो 4 संस्तर दिखाए गए हैं, A, B, C और ये आधार शैल। सबसे पहले ऊपर बारीक कण जो होंगे, फिर थोड़े मोटे आ जाते हैं, और इससे मोटे फिर यहाँ पे, और फिर इससे बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हम सामान्यतः मृदा की सबसे ऊपरी परत को देखते हैं और उनके नीचे वाली परतों को नहीं। यदि हम हाल ही में खोदी गई खाई के पार्श्व भाग को देखें तो हमें मृदा की भीतरी परतें भी दिखाई देती हैं। ऐसी स्थिति में हम उस स्थान के मृदा परिच्छेदिका के बारे में जान सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। जो सबसे ऊपर की मृदा होती है, जो संस्तर होता है, सबसे ऊपर वाली संस्तर स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है, क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से बनी हुई होती है। और इसमें ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाता है और पादपों की पोषण प्रदान करता है। यह परत सामान्यतः मृदु, सरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसे शीर्ष मृदा अथवा ए संस्तर स्थिति कहते हैं। शीर्ष मृदा कर्मियों, कृंतकों, चुचुंदरों और भृंगुओं जैसे अनेक जीवों को आवास प्रदान करती है। और जो छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती हैं। शीर्ष मृदा से नीचे की परत में ह्यूमस कम होती है, लेकिन खनिज अधिक होते हैं। यह मृदा सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक संवहन और घनी होती है। और बी संस्तर इसको हम
कहते हैं। अब सी संस्तर के बारे में जानते हैं, जिसमें जो दरारों और विद्रोहयुक्त शैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। इस परत के नीचे आधार शैल होता है जो कठोर होता है और इसे बड़े फावड़े से भी खोदना कठिन होता है। अब मृदा के प्रकार होते हैं उनके बारे में जानते हैं हम। जो शैलों के अपक्षय से विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं, इनसे बालू और चिकनी मिट्टी सम्मिलित होती है। किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल शैल पर निर्भर करता है जिससे उसके कण बने हैं, और शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। तो यहाँ पे हमको मृदा की डेफिनेशन भी मिल जाती है। जीवाणु और बैक्टीरिया, पादप, मूल और केंचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह बलुई मृदा कहलाती है, और यदि बारीक कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो वह मृणमय मृदा कहलाती है। यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा समान होती है तो वह कहलाती है दूमटी मृदा कहलाती है। और जो मृदा का वर्गीकरण दूमटी, बलुई और मृणमय के रूप में किया जा सकता है। तो ये 3 प्रकार की मृदा होती है। मृदा के कणों के अमाप का उसके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि मृत्तिका के कण सूक्ष्म होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं। चिकनी मिट्टी में जो वायु होती है वो कम होती है, लेकिन ये भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल होता है। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा होती है। दूमटी मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होती है। गाद नदी तलों में निक्षेप के रूप में पाई जाती है। गाद कणों का अमाप बालू और चिकनी मिट्टी के अमापों के बीच होता है, और जो इस प्रकार की मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो मृदा के गुण होते हैं, मृदा के गुणों में मृदा में जल अंतःस्रवण दर होती है कि वो पानी को सोख सकती है, ये वाला गुण है। और मृदा में नमी भी होती है, और फिर मृदा द्वारा जल का अवशोषण भी होता है। मृदा और फसलें होती हैं उनके बारे में जानते हैं कि पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है। मृणमय और दूमटी मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। धान के लिए मृत्तिका एवं जैव पदार्थों से समृद्ध तथा अच्छी जल धारण करने वाली मृदा आदर्श होती है। मसूर और अन्य दालों के लिए दूमटी मृदा की आवश्यकता होती है, जिनमें से जल की निकासी आसानी से हो सके। और ग्राम और किलोग्राम जो होता है वास्तव में द्रव्यमान के ही मात्रक हैं, ये भी बताया गया है इसी में। और फिर आगे देखते हैं, कपास के लिए जो बलुई और दोमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है, जिसमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है और जो पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण करती है। यहाँ देखते हैं कि गेहूं जैसी फसलें महीन मृणमय मृदा में उगाई जाती हैं क्योंकि यह ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये लास्ट पॉइंट बचे हुए हैं। जब जो मृदा अपरदन के बारे में बताया गया है, जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपरदन कहलाता है। वृक्ष की कटाई और वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए। हरित क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। तो यहाँ होता है हमारा चैप्टर खत्म। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और मेरी सारी वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू।